हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने संस्कृत में कारक चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। अभी तक हमने कारक का इंट्रोडक्शन देख लिया है, उसके बाद हमने प्रथमा विभक्ति को देख लिया है और उसके बाद हमने लास्ट 2 लेक्चर में द्वितीय विभक्ति को देखा था। अब ये जो द्वितीय विभक्ति जो है वो थोड़ी क्या है, बड़ी विभक्ति है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही तृतीय विभक्ति पर आएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लेक्चर की स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि बाकी सब विभक्ति जो है वो थोड़ी आसान है और ज़्यादा बड़ी नहीं है। जैसे कि आपने द्वितीय विभक्ति को देखा, इसका मेरे को 3 लेक्चर लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए, मैं लास्ट 2 लेक्चर में कौन कौन से सूत्र देखे थे उसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, ताकि आप हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं उससे क्या कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में द्वितीय विभक्ति को स्टार्ट किया था और मैंने आपको इसके लगभग 6 सूत्र पढ़ा दिए हैं। यहाँ पर हमने पहला इसका सूत्र देखा था, वो क्या था, कर्तृ इप्सितम कर्म, ठीक है। दूसरा सूत्र हमने इसका देखा था कर्मणि द्वितीया, यानी कि कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। उसके बाद हमने तीसरा सूत्र देखा था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, वो कौन सा सूत्र है, अकथितम च। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अपादान, संप्रदान, करण आदि कारक जो होते हैं, ठीक है, अगर आपको वाक्य में दिखे और साथ में आपको उस वाक्य में क्या दिख जाए, कोई सी भी 16 जो द्विकर्मक धातु होती है उसमें से भी कोई भी अगर धातु दिख जाए उन 16 द्विकर्मक धातु में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपादान कारक होते हुए भी अगर आपको 16 द्विकर्मक धातु में से कोई भी धातु दिख रही है तो उस अपादान कारक की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। किससे, अकथितम च सूत्र से, ठीक है। और जैसे ही कर्म संज्ञा होती है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है तो लास्ट लेक्चर को देखिए, वहाँ पर मैंने अकथितम च सूत्र जो है इसको मैंने डिटेल में बताया था, है ना। बच्चे इसको क्या करते हैं, रटते हैं, लेकिन मैंने आपको डिटेल में समझाया था, रटवाया नहीं था, मैंने क्या करा था, समझाया था। तो जिसने लेक्चर देखा है उसको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ लिया करो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो ठीक है, ऐसा नहीं कि चलो ठीक है देखा जाएगा, या तो फिर आप लाइन को रट लिए जो भी नोट्स में लिखा हुआ है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा करो, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं अगले 3 सूत्र को देखा था मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, और मैंने आपको क्या बताया था कि आगे के जो 3 सूत्र जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, आधार की कर्म संज्ञा करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि वो 3 सूत्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, आधार जो होता है, अब आधार जो होता है उसमें कौन सा कारक होता है, उसमें अधिकरण कारक होता है। लेकिन अभी मैं आपको जो आगे के 3 सूत्र बताने वाला हूँ तो वो क्या करते हैं, आधार की अधिकरण न करते हुए वो क्या करते हैं, आधार की कर्म संज्ञा कर देते हैं। अब उसमें क्या है, कंडीशन है, और वो कंडीशन आपको कहाँ पर जानने को मिलेंगे, आगे के 3 सूत्र में जानने को मिलेंगे। जिसमें से हमने पहला सूत्र देखा था वो कौन सा था, अधि सिंह अस्तासाम कर्म, ठीक है। उसके बाद अगला सूत्र हमने कौन सा देखा था, अभिनिवसश्च। उसके बाद अगला सूत्र हमने कौन सा देखा था, अगला सूत्र जो था वो कौन सा था, अप अनु अधि आंग अस। ये जो 3 सूत्र है, ये 3 सूत्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, आधार की अधिकरण संज्ञा नहीं करते हैं और क्या कर देते हैं, कर्म संज्ञा करते हैं। और कर्म संज्ञा जैसे ही होती है तो फिर हम क्या करते हैं, कर्मणि द्वितीया से हम क्या करते हैं, द्वितीय विभक्ति में लगाते हैं। अब ये 3 सूत्रों को अगर आपको अर्थ को जानना है, डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे के सूत्र को देखेंगे द्वितीय विभक्ति के, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आराम अजम, फिर मैंने बोला अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लिया करो, ठीक। चलिए, तो हम देखते हैं आगे के सूत्र। तो हमने देखो यही जो 3 सूत्र हैं, क्या सूत्र था, एक तो क्या था, अधि सिंह अस्तासाम कर्म, दूसरा क्या था, अभिनिवसश्च और उप अनु अधि आंग वस। ये सूत्र थे, और ये सूत्र जो होते हैं क्या करते हैं, आधार के अधिकरण न करते हुए क्या करते हैं, कर्म संज्ञा करते हैं। और जैसे ही कर्म संज्ञा होती है तो आप सभी को पता ही है क्या हो जाएगा, कर्मणि द्वितीया से क्या हो जाएगी, वहाँ पर द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, ठीक। चलिए, तो ये हमने डिटेल में देख लिया था, आप लास्ट लेक्चर में जाएंगे, मैंने वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाया था। अब हम बात करते हैं आगे के सूत्र। तो देखिए, अब अगला सूत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो क्या सूत्र है, अंतरा अंतरेण युक्ते। तो यहाँ पर आपको 2 अव्यय पद दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 अव्यय पद दिख रहे हैं। एक तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक तो आपको यहाँ पर दिख रहा है अंतरा, एक यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अंतरा दिख रहा है, और दूसरा आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, अंतरेण दिख रहा है, ठीक है, अंतरेण दिख रहा है।
और युक्ते, युक्ते का मतलब क्या होता है, योग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, इस सूत्र का अर्थ क्या है, इस सूत्र का अर्थ ये है कि अंतरा और अंतरण, ये जो दो अव्ययी पद है, इनके योग में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा का मतलब क्या होता है, अंतरा का मतलब होता है मध्य में। अंतरा का मतलब क्या होता है, मध्य में बोल दो या बीच में बोल दो। ठीक है, और अंतरण की अगर हम बात करते हैं तो अंतरण का मतलब क्या होता है, बिना। ठीक है, तो यह सूत्र क्या बोल रहा है, यह सूत्र ये बोल रहा है कि अंतरा और अंतरण, ये जो दो अव्ययी पद है, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। आपको उदाहरण के थ्रू आपको बताऊंगा कैसे आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पर देखिए, अर्थ क्या लिखा है यहाँ पर उन्होंने, अंतरा, जिसका मतलब क्या होता है, मध्य में या बीच में। और दूसरा आपको यहाँ पर अव्यय पद दिख रहा है, वो क्या है, अंतरण, जिसका मतलब क्या होता है, बिना। तो इन अव्ययों के योग में, इन अव्ययों के योग में क्या होता है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर उदाहरण देखिए, उदाहरण आप देखिए, यहाँ पर क्या बोला कि दो गांवों के बीच से क्या होता है, नदी बहती है। अब ये जो बीच है, बीच का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, बीच का मतलब क्या होता है, बीच का मतलब क्या होता है, अंतरा होता है। क्या होता है यहाँ पर, अंतरा होता है। ठीक है, तो किसके बीच से, किसके बीच से, तो गांव के बीच से। तो यहाँ पर ये जो किसके है, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला ना कि जब भी आपको क्या दिखे, अंतरा दिखे, अंतरेण दिखे, अंतरा दिखे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। क्या बोला, अंतरा अंतरेण युक्ते, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंतरा शब्द जो है और अंतरेण शब्द जो है, यानी कि ये जो तो अव्ययी पद है, अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, द्वितीय विभक्ति लगाना है। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर देखिए आप, दो गांवों के बीच से, तो किसके बीच से, किसके बीच से, तो किसके की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, गांव आ जाएगा, और वो गांव में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, अंतरा ग्रामम नदी प्रवहती, तो किसके बीच से नदी बह रही है, तो वो जो किसके है, किसके की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, गांव आ रहा है। तो गांव में यहाँ पर क्या हो जाएगा, गांव में यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गांव जो है, यानी कि ग्राम जो, यहाँ पर हमने क्या करी है, द्वितीय विभक्ति लगाई है। किससे, अंतरा अंतरण युक्त सूत्र से। तो आप यहाँ पर देखिए, ग्रामम जो है, इसमें क्या लगी हुई है, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, अब देखो एग्जाम में आपने देखा होगा, आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे होंगे, तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको हिंदी में कोई भी सेंटेंस दे देगा और उसका आप संस्कृत में अनुवाद करिए। तो अगर आपको कारक नहीं आता है तो आप वो अनुवाद कर ही नहीं पाएंगे। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संस्कृत हिंदी में दिया है, उसका आप संस्कृत में अनुवाद करिए, हमको संस्कृत आते ही नहीं है। तो भाई उसके लिए तो यहाँ पर आपको कारक मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अनुवाद करते आए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा यहाँ कारक से, 5 नंबर का तो पक्का आना ही है। आपको हिंदी में कोई सेंटेंस दे देगा, उसका आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। 5 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। जैसे कि मान लो आपको हिंदी में यही सेंटेंस दे दिया। कौन सा सेंटेंस दे दिया कि दो गांवों के बीच से क्या बहती है, नदी बहती है। अब आपको इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर एक शब्द आपको क्या दिखाई दे रहा है, बीच से दिखाई दे रहा है। अब बीच का मतलब आपको पता है, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको पता रहेगा इसका मतलब क्या होता है, अंतरा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अंतरा होता है। तो जब भी अगर ये अंतरा शब्द आ जाए तो यहाँ पर दिया गया है कि अंतरा और अंतरण के योग में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो अंतरा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अंतरा का मतलब होता है यहाँ पर बीच से। तो किसके बीच से, किसके बीच से, तो किसके में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। किससे, अंतरा अंतरण युक्त सूत्र से। तो आपको ट्रांसलेट करना आ जाएगा। अगर आपको कारक आता है तो आपको ट्रांसलेट करना आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपसे बहुत कठिन पूछ लेगा। जो मैं आपको पढ़ा रहा ना, ऐसे ही आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर मान लो ट्रांसलेट करने को आता है। ठीक है, तो आप मेरे लेक्चर को फॉलो करते हैं, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कोई सा भी सेंटेंस आ जाए। और जो मैं आपको नोट्स में दे रहा ना, इसके आसपास ही, मतलब इससे मिलते जुलते ही आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ट्रांसलेशन वाले। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको बीज दिखा, इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब क्या होता है, अंतरा होता है। और अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर
हिंदी में आपको पता रहेगा, दो गांवों के बीच से क्या बह रही है, नदी बह रही है। तो किसके बीच से, किसके बीच से, तो वो जो किसके है वहां पर क्या है, गांव है। तो गांव जो है किसके पीछे, गांव के पीछे, तो जो गांव है वहां पर क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और अंतरा जो है ये तो क्या है, अव्यय पद है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। इसमें कोई, जैसे मैंने आपको अव्यय पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि वे पद जिसमें कोई खर्च ना हो, ना घटे ना बढ़े, वो क्या कहलाता है, अव्यय पद कहलाता है। मतलब जिसका ना विभक्ति चले, जिसका मतलब कोई रूप ना चलता है, वो क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। तो अंतरा तो क्या रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर अंतरा, तो आप कर पाएंगे, क्या हो जाएगा, अंतरा ग्रामम नदी प्रवती। तो दो गांवों के बीच से क्या बह रही है, नदी बह रही है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए किसके बीच से, तो जो किसके हैं उसकी जगह क्या जाएगा, गांव आ जाएगा। तो गांव में आपको क्या कर देना है, द्वितीय विभक्ति लगा देना है, ठीक है। तो क्या बोलता है ये, अंतरा अंतरेण युक्त, यानी कि अंतरा, अंतरा का मतलब क्या होता है, मध्य, और अंतरेण, अंतरेण का मतलब क्या होता है, बिना। तो इन दोनों के योग में आपको क्या करना है, द्वितीय विभक्ति लगाना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पास में शादी चल रही है। अब मेरे को क्या पता था कि अभी बैंड बाजे बजना चालू हो जाएंगे। अब मैंने इतना शूट भी कर दिया है, इसको रोक नहीं सकता, तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना, कोऑपरेट करना। हालांकि मेरा माइक जो है वो नॉइस कैंसलेशन वाला है। अब मैं शूट करने के बाद देखूंगा क्या सीन रहता है। अगर क्लियर आवाज आती है तो मैं इस लेक्चर को अपलोड करूंगा, अगर नहीं आती है तो फिर से शूट कर दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं, अगला यहाँ पर दिया, संस्कृत के सिवाय और कुछ नहीं जानता, संस्कृत के बिना और कुछ नहीं जानता। तो किसके बिना कुछ नहीं जानता, किसके बिना, संस्कृत के बिना। तो वो जो किसके है उसकी जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, संस्कृत आ रहा है। और यहाँ पर आपको क्या दिखा, सिवाय दिखेगा या तो आपको बिना दिखेगा। तो बिना का मतलब क्या होता है, अंतरेण होता है। तो जैसे आपको अंतरेण दिखा तो इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो किसके बिना, संस्कृत के बिना। किसके की जगह यहाँ पर क्या आ गया, संस्कृत आ गया। तो संस्कृत में आपको क्या कर देना है, आपको द्वितीय विभक्ति लगा देना है। तो आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर दी, संस्कृत में द्वितीय विभक्ति लगा दी, संस्कृतम अंतरेण न किमपि जानापि, ठीक है। तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला, अंतरा और अंतरेण ये जो दो पद है, इनके योग में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति। अंतरा का मतलब क्या होता है, बीच से। अंतरेण का मतलब क्या होता है, बिना, ठीक है। तो बीच से, तो किसके बीच से, तो जो किसके जो है वहां पर जो भी वर्ड होगा उसमें आपको क्या करना है, द्वितीय लगाना है। किसके बिना, तो जो किसके बिना है, तो वहां पर जो किसके है वो जो वर्ड रहेगा, जो भी रहेगा, किसके की जगह जो भी वर्ड रहेगा, तो वहां पर आपको क्या करना है, द्वितीय विभक्ति लगानी है, ठीक है। अब पता नहीं आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही। अब देखो मैं शूट कर ही देता हूँ अभी भी, क्योंकि इतना जो मैंने शूट किया है वो वेस्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। अगर नहीं आवाज आती तो मैं फिर से शूट कर दूंगा। अब देखो अगला यहाँ पर सूत्र दिया इन्होंने, अगला यहाँ पर सूत्र दिया है, अभितः परितः समया निकषा हा प्रति योगे अपि। तो यहाँ पर आपको 6 अव्ययी पद दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है, एक तो आपको यहाँ पर अभितः दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, परितः दिखाई दे रहा है, तीसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर समया दिखाई दे रहा है, चौथा आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर निकषा दिखाई दे रहा है, पांचवा आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हा दिखाई दे रहा है, छठा आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रति दिखाई दे रहा है। तो ये जो 6 अव्ययी पद है, ये जो 6 अव्ययी पद है, इनके योग में आपको क्या करना है, इनके योग में आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। क्या करना है, द्वितीय विभक्ति लगानी, बस। अरे कुछ नहीं है, आपको बस सूत्र दिए हैं, अगर आपको सूत्र याद हो जाते हैं तो द्वितीय विभक्ति एकदम आसान है। अब देखो आप इस सूत्र में आपको क्या करना है, आपको 6 अव्यय पद को याद करना है बस। तो अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, ये जो 6 अव्यय पद है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इनके योग में आपको क्या करना है, द्वितीय विभक्ति लगानी है। तो आप देखिए यहाँ पर अभितः, अभितः का मतलब क्या होता है, दोनों ओर या आसपास। तो दोनों ओर या आसपास, तो किसके आसपास, किसके दोनों ओर, तो जो किसके रहेगा ना वहां पर आपको क्या कर देना है, द्वितीय विभक्ति लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर परितः, परितः का मतलब क्या होता है, चारों ओर। तो किसके चारों ओर, किसके चारों ओर, तो जो किसके की जगह जो भी रहेगा, तो वहां पर आपको क्या कर देना है, उस वर्ड में आपको द्वितीय विभक्ति लगा देनी है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर समया, समया मतलब क्या होता है, समीप। तो यहाँ पर किसके समीप, किसके पास में, तो जो किसके रहेगा ना, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, द्वितीय विभक्ति लगा देनी है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर निकषा, निकषा का मतलब क्या होता है, निकट। किसके निकट, तो जो किसके रहेगा,
जो भी वर्ड रहेगा किसके निकट, किसके पास में, तो किसके जो है वहां पर आपको क्या कर देना है, द्वितीय विभक्ति लगा देना है। उसके बाद आप देखिए हा, शोक, शोक या धिक्कार के रूप में इसको आप क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो किसके शोक में, तो वो जो किसके है ना, वहां पर जो भी रहेगा वहां पर आपको क्या कर देना है, द्वितीय विभक्ति लगा देना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर प्रति, प्रति का मतलब क्या होता है, और, तो किसके और, तो किसके जो है वहां पर आपको द्वितीय विभक्ति लगा देनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो देखिए वही चीज लिखी है यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्या करना है, 6 अव्यय पद याद कर लेना है। कौन से, अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति। तो ये जो 6 अव्यय पद है इनके योग में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। देखिए आप इन शब्दों के योग में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर, अब आपको उदाहरण बताता हूँ और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर ग्रामम अभितः वनम अस्ति, मतलब गांव के आसपास। अब अभितः का मतलब क्या होता है, आसपास, ठीक है। तो किसके आसपास, किसके की जगह क्या आया यहाँ पर, गांव। मैंने बताया ना कि किसके की जगह जो भी वर्ड आएगा, तो यहाँ पर क्या वर्ड आया है, गांव आया है। तो गांव में आपको क्या कर देना है, गांव में आपको द्वितीय विभक्ति लगा देना है। और आसपास का मतलब अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको पता ही रहेगा, अभितः होता है, क्या होता है, अभितः होता है, जो कि अव्यय पद है, इसका कोई रूप नहीं चलता है, तो वैसा वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आप, तो गांव में आपको क्या कर देना है, किसके आसपास, तो गांव के आसपास। तो यहाँ पर किसके जगह क्या है, गांव है, किसके आसपास, किसके जगह क्या है, गांव, गांव के आसपास। तो गांव में क्या करना है, द्वितीय विभक्ति लगानी है। तो क्या जाएगा, ग्रामम अभितः वनम अस्ति। वैसे अब अगला देखिए यहाँ पर, आश्रम के दोनों ओर, तो किसके दोनों ओर, किसके दोनों ओर, किसके की जगह क्या आ गया, यहाँ पर आश्रम आ गया। आश्रम में आपको क्या कर देना है, द्वितीय विभक्ति लगा देना है। दोनों ओर का मतलब आपको पता है क्या होता है, अभितः होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसके दोनों ओर, तो यहाँ पर आश्रम के दोनों ओर, तो आश्रम में क्या करना है, द्वितीय विभक्ति, आश्रमम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विद्यालय के चारों ओर, तो किसके चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर। चारों ओर का मतलब क्या होता है, परितः। तो किसके, किसके जगह क्या आ गया, यहाँ पर विद्यालय आ गया। तो विद्यालय में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति कर दी, विद्यालयम परितः वृक्षम अस्ति, वृक्षा अस्ति, संति हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम देखिए, उसके बाद हम यहाँ पर देखिए, गांव के चारों ओर क्या है, उपवन है। तो किसके चारों ओर, किसके, किसके की जगह यहाँ पर क्या है, गांव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रामम परितः उपवन, उपवनानि सन्ति। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, लंका समयः सागरः अस्ति, लंका समयः सागरः अस्ति। तो यहाँ पर आप देखिए, लंका के समीप क्या है, यहाँ पर सागर है। तो किसके समीप यहाँ पर सागर है, लंका के समीप। तो किसके जगह यहाँ पर क्या है, लंका है। तो लंका में हमने क्या कर दिया, द्वितीय विभक्ति लगा दी। देखिए आप, लंकाम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने, आप देखिए वो भी सेम है, अगला भी। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, ये वाला एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, क्या है, कृष्ण के अभक्त के लिए खेद है। खेद का मतलब क्या होता है, शोक भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो किसके, किसके अभक्त के लिए शोक है, तो वो जो किसके है उसकी जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति लगेगी। यहाँ पर किसके क्या है, किसके की जगह यहाँ पर क्या, अभक्त है। तो अभक्त में यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हा कृष्णा भक्तम। तो वो जो भक्त है उसमें क्या हो गया, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लग गई। उसके बाद आप अगला देखिए, भूखे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसको कुछ नहीं अच्छा लगता, किसको यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है हिंदी में, भूखे को और कुछ आएगा यहाँ पर, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो और का मतलब आप जानते हैं, और का मतलब क्या होता है, प्रति होता है। तो किसको, तो भूखे को। तो भूखे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, बुभुक्षितम हो गया, ठीक। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, छात्र की गुरु के प्रति क्या है, श्रद्धा है। किसके प्रति, किसके प्रति श्रद्धा है, तो किसके की जगह यहाँ पर क्या है, गुरु है। तो गुरु में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पर, छात्र हो गुरुम प्रति श्रद्धा थी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, वह नगर की ओर जाता है। किसके ओर जाता है, किसके ओर, किसके जगह यहाँ पर क्या है, नगर है। तो नगर में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो सह नगरम प्रति गच्छति। उसके बाद आप देखिए, तो ये हो गया सूत्र, ठीक है। चलिए उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, आगे और भी अव्यय पद है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, उभयतः। उसके बाद आप देखिए अगला सर्वतः। उसके बाद आप देखिए धिक। उसके बाद देखिए यहाँ पर उपर्युपरि। उसके बाद अध्यधि और अधो अधः।
इन पदों के योग में भी क्या होगा, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे कि आप उदाहरण देखिए, अब देखो ये सेम जो मैंने लास्ट में आपको सूत्र पढ़ाया ना उसके जैसा ही है। तो यहाँ पर आप डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, स्पीड थोड़ी हाई रख रहा हूँ क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया ना उसके जैसा ही है। तो आप देखिए यहाँ पर नदी के दोनों ओर, तो किसके दोनों ओर, अब दोनों ओर का मतलब क्या होता है, उभयतः होता है। तो किसके दोनों ओर, किसके दोनों ओर, नदी के। तो किसके की जगह यहाँ पर क्या है, नदी है, तो नदी में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे उभयतः नदी में, यहाँ पर हमने द्वितीय विभक्ति लगाई है नदी में, वृक्षाः सन्ति, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्ग के दोनों ओर क्या है, यहाँ पर पेड़ है, मार्ग के दोनों ओर यहाँ पर क्या है, पेड़ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, किसके दोनों ओर, तो मार्ग के दोनों ओर। तो मार्ग में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। वैसे ही आप यहाँ पर सर्वथा का भी कर सकते हैं। सर्वथा का मतलब क्या होता है, चारों ओर। तो किसके चारों ओर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नगर के चारों ओर हो रहा है। तो नगर में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हमने लगाई है नगरम। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पर कृष्ण के अभक्त को क्या है, धिक्कार है। तो किसके अभक्त को धिक्कार है, कृष्ण के। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसके अभक्त को धिक्कार है, तो किसको धिक्कार है, अभक्त को। तो यहाँ पर आप देखिए अभक्त में हमने क्या कर दी, द्वितीय विभक्ति लगा दी। उसके बाद हम बात करते हैं अगला, देखिए यहाँ पर उपर्युपरि लोकम हरिः, मतलब इस लोक के ठीक ऊपर क्या है, हरि है। तो किसके ऊपर, किसके ठीक ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोक के ऊपर। तो लोक में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो एकदम आसान है ना, इसलिए मैं यहाँ पर इस पर थोड़ी हाई रख रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए उसके बाद अगला आप देखिए यहाँ पर, अगला यहाँ पर इन्होंने सूत्र दिया है, अगला यहाँ पर इन्होंने सूत्र दिया काला अध्वनो अत्यंत संयोगे। तो इस सूत्र को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको दो वर्ड दिखाई दे रहा है। एक तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, काल दिखाई दे रहा है, और दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अध्वनो दिखाई दे रहा है। दूसरा आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अध्वनो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि जो काल अध्वनो के निरंतर संयोग में, अत्यंत संयोग, क्या बोल सकते हैं आप, अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोग में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है। और ये जो काल जो है ये क्या है, समयवाची शब्द है, ये क्या है, निरंतर समय को दर्शा रहा है। और अध्वनो जो है ये क्या है, अध्वनो जो है ये क्या है, मार्गवाची शब्द है, ये क्या है, मार्गवाची शब्द है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, निरंतर मार्ग को दर्शा रहा है, ठीक है। तो कालवाची में और मार्गवाची शब्द में जो कि क्या है, काल है और अध्वनो है, यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। तो आप देखिए यहाँ पर समय और दूरी की निरंतरता को बताने वाले कालवाची और मार्गवाची शब्दों में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो समय और दूरी की निरंतरता को जो बताता है, मतलब लंबे समय तक कोई काम चल रहा है, या कोई जिसकी बात करते हैं पर्वत जो है एक कोस दूर है, इस तरह के जो शब्द होते हैं। तो यहाँ पर एक कोस जो है ये क्या कर रहा है, मार्गवाची शब्द है, मतलब किसको दर्शा रहा है, ये मार्गवाची शब्द को दर्शा रहा है। मतलब एक तरह क्या है, ये अध्वनो वाला शब्द है ना, मतलब मार्ग को दर्शा रहा है, कितने दूर। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप समय की बात करते हैं तो क्या है, काल को दर्शा रहा है, मतलब कितने समय तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो समय और दूरी कि निरंतरता को बताने वाले जो कालवाची और मार्गवाची शब्द होते हैं, इसमें कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो आप देखिए यहाँ पर समय वाला शब्द कौन सा है, काल है, और दूसरा यहाँ पर अध्वनो जो क्या है, मार्गवाची है। तो इनके अत्यंत संयोग, अत्यंत मतलब क्या होता है, जो निरंतरता को बता रहा है, समय की निरंतरता को और मार्ग की निरंतरता को जो बताता है, तो वहाँ पर क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण देखिए, आपको समझ में आएगा कि वह महीने भर पढ़ रहा है। तो ये जो महीने भर है, ये जो महीने भर है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कालवाची शब्द है, ये क्या है, कालवाची शब्द है। मतलब ये किसको दर्शा रहा है, समय को दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति होगी। तो महीने भर, तो महीने में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। देखिए आप सा मासम अदिते। वैसे मैंने आपको एक और उदाहरण अभी दिया था कि जैसे की बात करते हैं, पर्वत जो है, पर्वत जो है वो क्या है, एक कोस दूर है, एक कोस क्या है, दूर है। तो यहाँ पर एक कोस जो है, एक कोस जो है वो क्या दिखा रहा है, वो क्या दिखाई दे रहा है, वो मतलब किसको दर्शा रहा है, वो मार्गवाची शब्द है, एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसका संस्कृत बताएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्रोशम, क्रोशम गिरिह, क्रोशम गिरिह वर्तते।
मतलब ये जो पर्वत जो है क्या एक कोस दूर है, तो यहाँ पर एक कोस देखिए, एक कोस जो क्या है मार्गवाची शब्द है, तो मार्गवाची और कालवाची दोनों में क्या होती है द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये जो एक कोस इसमें क्या हो जाएगा द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। देखिए आप हमने यहाँ पर कोस जो इसमें हमने द्वितीय विभक्ति लगाई है, देखिए आप क्रोशम लगाया, तो क्या है पर्वत क्या है एक कोस दूर है, तो यहाँ पर देखिए क्रोशम में हमने द्वितीय विभक्ति लगाई, क्यों लगाई क्योंकि ये क्या है ये मार्गवाची शब्द है, ठीक है। गिरि वर्तते आगे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये देखा। उसके बाद यहाँ पर एक और सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, क्रिया विशेषण है द्वितीय, मतलब क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर उदाहरण दिख रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर भी आप पढ़ लीजिए कि देखिए यहाँ पर कोयल ज्योति क्या होती है मधुर गाती है, तो पीकः मधुरम गायते, तो यहाँ पर कोयल की क्या विशेषता है वो मधुर गा रही है, तो जो विशेषता है उसमें क्या हो जाएगी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर विशेषता क्या है कोयल की, कोयल क्या कर रही है मधुर गा रही है, तो जो विशेषता होता है उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी द्वितीय हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मधुरम में यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी द्वितीय विभक्ति आपको दिख रही है, ठीक है। क्या कर रही है कोयल मधुर गाती है, तो यहाँ पर मधुरम में आप कौन सी विभक्ति हो रही है द्वितीय विभक्ति हो रही है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से यहाँ पर यह सूत्र क्या बोल रहा है क्रिया विशेषण वाला कि क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है द्वितीय विभक्ति होती है। और यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है मधुर गा रही है, क्या कर रही है मधुर गा रही है, तो जो मधुर जो वो क्या कर रहा है कोयल की विशेषता को दर्शा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो इस तरह से ये द्वितीय विभक्ति के इतने सारे सूत्र थे, और सारे सूत्र आपको क्या होना चाहिए याद होना चाहिए, ठीक है। तभी आप क्या कर पाएंगे पहचान पाएंगे, और कर्म संज्ञा को पहचान पाएंगे, और उसमें क्या कर पाएंगे आप द्वितीय विभक्ति लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए और रही बात कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं उसकी आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, है ना, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कारक से। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे कारक चैप्टर जो है एकदम आसान है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।